निखिल शर्मा, रोहित प्रजापति, हर्ष खंडेलवाल, सागर खंडेलवाल, टिंकू सैनी, लोकेश बैरवा समेत सभी एनरोल्ड छात्रों को जेईई मेन 2020 में सफल होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जब आंखों में जेईई नीट क्रैक करने का सपना हो और बेशुमार लगन एवं परिश्रम करने का सामर्थ्य, तो निश्चित ही सफलता कदम चूमती है। 2020 के जेईई मेन फेज 2 के 100% परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है। गंगापुर सिटी के केलम कैरियर इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के बावजूद सभी बच्चों को लगातार ऑनलाइन माध्यम से सर्वश्रेष्ठ टीचर द्वारा अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराई और परिणाम स्वरूप 2020 के रिजल्ट्स के साथ केलम कैरियर इंस्टीट्यूट लगातार तीसरे वर्ष भी टारगेट बैच को 100% सिलेक्शन तक पहुंचाने में सफल रहा। इस साल निखिल शर्मा, रोहित प्रजापति, हर्ष खंडेलवाल, सागर खंडेलवाल, टिंकू सैनी, लोकेश बैरवा समेत सभी एनरोल्ड छात्रों को जेईई मेन 2020 में सफल होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जब आंखों में जेईई नीट क्रैक करने का सपना हो और बेशुमार लगन एवं परिश्रम करने का सामर्थ्य, तो निश्चित ही सफलता कदम चूमती है। 2020 के जेईई मेन फेज 2 के 100% परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है। गंगापुर सिटी के केलम कैरियर इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के बावजूद सभी बच्चों को लगातार ऑनलाइन माध्यम से सर्वश्रेष्ठ टीचर द्वारा अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराई और परिणाम स्वरूप 2020 के रिजल्ट्स के साथ केलम कैरियर इंस्टीट्यूट लगातार तीसरे वर्ष भी टारगेट बैच को 100% सिलेक्शन तक पहुंचाने में सफल रहा। इस साल निखिल शर्मा, रोहित प्रजापति, हर्ष खंडेलवाल, सागर खंडेलवाल, टिंकू सैनी, लोकेश बैरवा समेत सभी एनरोल्ड छात्रों को जेईई मेन 2020 में सफल होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जब आंखों में जेईई नीट क्रैक करने का सपना हो और बेशुमार लगन एवं परिश्रम करने का सामर्थ्य, तो निश्चित ही सफलता कदम चूमती है। 2020 के जेईई मेन फेज 2 के 100% हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, गौरव है, रोहन है, प्रिया है, अभिलेश है, राहुल मुराड़िया है, विकास सिंगल है, आशीष है, दीपक है, निर्जला है, वीरेंद्र, सोनू, वीरेंद्र, आमिर खान, अरे वाह, सोनू, सिद्दीक, ये वाले लोग जुड़े हुए हैं भैया। जल्दी से ऐड हो जाओ। सबसे पहले क्वेश्चनरी चलेगी और उसके बाद में पढ़ाई चलेगी भैया। देखिए आज जो सारे के सारे सवाल सही करेगा, 8 के 8 सवाल जो सही करेगा भैया, उसको बाद में देखते हैं। देखिए कौन सही करता है। वास्तव में वो एक डेयरी मिल्क का भैया हकदार बन जाएगा। 8 के 8 जो सही करेगा वही अपने क्लास वाला नियम लगा देते हैं। देखो भाई, जल्दी से जुड़ जाओ, अभी तो बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं। अक्षय जुड़ा है, उसके बाद सिद्दीक के बाद में अक्षय जुड़ा है। सोनू मीना ने तो मास्क लगा रखा है और आंखें बड़ी बड़ी कर रखी हैं। क्या बात होगी भाई। जल्दी से जुड़ते रहें, हेलो हाय लिखते रहें, फिर
जस्ट अपन 2 मिनट बाद में क्वेश्चनरी चालू करते हैं, उसमें देखते हैं। फिर आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेंगे बेटा, ख़त्म करेंगे, ख़त्म ही करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। मैं थोड़ा ये मास्क भी खोल दूं यार, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन ख़त्म ही करेंगे भैया उसको। उसके बाद राजकुमार जुड़ा है, कुलदीप जुड़ा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चनरी चालू करते हैं। जो बीच में जुड़ते रहेंगे आते रहेंगे। स्लाइड नंबर 1 आ रही है आप लोगों के सामने। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल ऑफ डायाफ्राम, है ना। क्वेश्चन आंसर देने का तरीका आपको पता ही है। इंस्पायरेशन के समय डायाफ्राम की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड करती है, नो इफेक्ट, और कॉइल लाइक स्ट्रिंग या स्प्रिंग की तरह गोल गोल हो जाती है। दीपक ने आंसर दिया है फर्स्ट, निर्जला ने फर्स्ट, अक्षय ने फर्स्ट, मुकेश ने 1, राहुल 1, कुलदीप 1, राजकुमार 1। वेरी गुड, वेरी गुड। रोहन ने 1, अभिलेश ने 1, वीरेंद्र 1, गौरव 1। वेरी गुड, वेरी गुड। यार तुम सारे बहुत कितने होशियार बच्चे हो यार। चलो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा। इतने होशियार बच्चे तो यार मजा आ जाए भाई। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा है, सिग्मोइड है या हाइपरबोला है, लीनियर है या हाइपोबोलिक है, कैसा है। अक्षय ने सबसे पहले आंसर दिया है 1, दीपक ने दिया है 1, निर्जला ने, विमला मीना मतलब अभिलेश मीना, मुकेश गुप्ता मतलब मुकेश गुप्ता आईडी से विकास सिंगल है, विकास सिंगल ने भी दिया है, सोनू ने दिया है, राजकुमार, राहुल, कुलदीप, रोहन, सब ने फर्स्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। थर्ड स्लाइड आ रही है बेटा। वीरेंद्र ने भी दिया है, गौरव ने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, इनमें से कौन है जो ट्रेकिया की कोलैप्सिंग बचाता है। मसल्स होती है कोई, डायाफ्राम होता है, रिब्स होती है, या फिर कोई कार्टिलेजिनस कैप्सूल्स होते हैं। अक्षय ने आंसर दिया है थर्ड में फोर्थ। उसके बाद राजकुमार, दीपक, विकास, सोनू, निर्जला, राहुल, अभिलेश, सभी ने आंसर दिया है भाई। कुलदीप, रोहन, सोनू। बेटा सोनू फोर्थ दे रहा है कि तू थर्ड दे रहा है। एक बार तूने फोर्थ लिखा है, एक बार तूने थर्ड लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा। आपको पता है जो कार्टिलेजिनस रिंग जो होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं वो बचाती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। देखें, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट्स। अक्षय दे रहा है 4 में फर्स्ट आंसर, वीरेंद्र ने भी दिया है, दीपक, निर्जला, राहुल, सोनी, विकास सिंगल,
आंसर दिया है भाई राजकुमार, वीरेंद्र, अभिलेष, कुलदीप, गौरव, रोहन, वीरेंद्र। बहुत बढ़िया। फोर्थ में दिया है कार्बोनिक एसिड। देखो भैया, वीरेंद्र ने दिया है थर्ड आंसर। क्या आंसर होगा बेटा इसमें? H2CO3। H2CO3 बाइकार्बोनेट्स। और भैया कहानी कैसी है, लगभग कौन सी वाली फॉर्म में लेके जाती हैं भैया? अपन बाइकार्बोनेट फॉर्म में लेके जाते हैं इसको, है ना। तो इसका आंसर है भैया फर्स्ट। अगली स्लाइड आ रही है। कल बताया भी तो था बाइकार्बोनेट से, ये एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा फिफ्थ। फिफ्थ स्लाइड भैया आपको कह रही है, ढंग से दिखाओ फिफ्थ वाली स्लाइड को। विच वन हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू? कौन सा वाला इनमें से है जिसकी लोवेस्ट वैल्यू है? टाइडल वॉल्यूम की, वाइटल कैपेसिटी की, आईआरवी की या ईआरवी की? सबसे पहला आंसर दिया था दीपक ने, उसके बाद राजकुमार, अक्षय, राहुल, कुलदीप, निर्जला, है ना। सभी लोग फर्स्ट आंसर दे रहे हैं। कुलदीप ने सेकंड दिया है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर फोर्थ आंसर दिया है। सोनू, गौरव, जल्दी से आंसर दें भैया। गौरव, मुकेश गुप्ता, मतलब ये दिया है भैया किसने? विकास सिंघल ने। ठीक है, सभी को पता है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है भैया। फंडे से याद करवाया था, टीवी पे टाइड के ऐड 500 बार आते रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता, है ना। तो वैसे ही टाइडल वॉल्यूम 500। वाइटल कैपेसिटी तो भैया आपको पता है खूब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, है ना। तो इसका मान 4800 से 5000 के आसपास होता है इसका। आईआरवी भी 3000 के आस 2500 से 3000 के आसपास होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कितना होता है? 1100 से 1200 के आसपास होता है। तो सबसे कम किसका हो गया? टाइडल वॉल्यूम का। तो आंसर क्या गया बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा। Carbon dioxide entering erythrocyte reacts with the water to form carbonic acid. This enzyme is, कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोलेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज? सिक्स में सबसे पहले आंसर दिया है दीपक ने, उसके बाद कुलदीप, निर्जला, रोहन, वीरेंद्र, राहुल, राजकुमार, अक्षय, सोनू, वीरेंद्र, सब ने फर्स्ट आंसर दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा। सेवंथ क्वेश्चन के लिए स्लाइड आ रही है। At the time of expiration, diaphragm becomes, एक्सपायरेशन के समय डायाफ्राम कैसा हो जाता है? ओब्लिक, नॉर्मल, फ्लैट और डोम शेप्ड? जल्दी से आंसर दो। सबसे पहला आंसर दिया है निर्जला ने, उसके बाद दीपक ने, कुलदीप, सोनू, रोहन, आशीष, राहुल, अक्षय, वीरेंद्र, विकास, सभी ने फोर्थ आंसर दिया है कि ये डोम शेप्ड हो जाता है ना। अब इसमें एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने नॉर्मल आंसर क्यों नहीं दिया कि भाई एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स
डोम शेप्ड है ना, नॉर्मल शेप्ड उसकी डोम शेप्ड है, तो इस क्योंकि अच्छा आंसर अपने को ढूंढना है। एक और स्लाइड है, शायद एक और स्लाइड आ रही है, लास्ट स्लाइड है बेटा ये। lungs are made up of air filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी एल्वुलाई कोलप्स नहीं होती, किस वजह से? आईआरवी की वजह से, टीवी की वजह से, ईआरवी की वजह से और रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से। तो 8th में दीपक आंसर दे रहा है 4th, वीरेंद्र दे रहा है 4th, राजकुमार दे रहा है 2nd, वीरेंद्र, शोर, निर्जला 4th आंसर, रोहन 4th, अभिलेश 4th, कुलदीप 4th आंसर दे रहा है। विकास सिंगल, अक्षय 4th आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 4th आंसर ठीक है, क्योंकि भाई वो आपको पता है रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है 1000 से 1100 ml होता है, वो कभी नहीं निकाला जा सकता। इस पे एक क्वेश्चन जो और बन सकता है वो भी मैंने आपको बताया है कि बच्चा बर्थ के बाद मरा है या बर्थ से पहले ही मर गया, इसका पता भी किससे लगाया जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम से लगाया जाता है ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, अब आगे पढ़ाई स्टार्ट करवाते हैं बेटा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने 8 के 8 सही करे हैं? अपने अपने लिख दो। वीरेंद्र ने 6 करेक्ट किए हैं, स्लाइड हटवा देता हूं। कुलदीप ने 7 किए हैं, निर्जला 8 सही किए हैं, वेरी गुड। रोहन ने 7 किए हैं, अभिलेश ने 6, अक्षय ऑल करेक्ट, वेरी गुड। विकास सिंगल ऑल करेक्ट, सोनू 5, गौरव 5, विकास सिंगल ऑल करेक्ट, दीपक ऑल करेक्ट। अरे तो तुम डेयरी मिल्क का नाम लेते ही तुम तो जोश में आ गए यार। राहुल 7 करेक्ट किए हैं, राजकुमार 5 करेक्ट किए हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल करेक्ट वाले तो भैया हैं, देखो निर्जला, अक्षय, विकास सिंगल और दीपक, ये हैं भैया। ये भैया इनकी डेयरी मिल्क पक्की हो गई भैया। भैया ये जो आप लोग देखो, ये टारगेट की क्लास है ना, तो इसमें क्या है, आप लोग जो ये जो भी सेशन देख रहे हैं उस वाले वीडियो को लाइक किया करो, सबसे पहले लाइक किया करो। उसके बाद में जब ये वीडियो यूट्यूब पे डल जाए ना, है ना, तो भी भैया क्या किया करो, कि भैया उसको वहाँ भी कमेंट किया करो, है ना, ठीक है। चलो भैया, ये जो भी ऑल करेक्ट वाले बच्चे हैं भैया, जब भी आप फिजिकल मिलो तो भैया अपनी डेयरी मिल्क ले जाना। सर आपने कार्बोहाइड्रेट की क्लास क्यों नहीं ली थी 11th में? बेटा वो उसका टारगेट क्लासेस का टाइम हो गया था, अपन उसका भी 5-7 मिनट ख़राब कर दिया था, तो वहाँ से वो शेड्यूल थोड़ा सा, वो अपने क्वेश्चनरीज करते करते अपन 10 मिनट उनके भी ज़्यादा खा गए थे, है ना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को भैया ख़त्म करते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करते हैं। देखो अपन ने रेस्पिरेशन में क्या कर लिया भैया, अपन ने कर लिया कि O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर दिया। O2 का ट्रांसपोर्ट आपने देखा, फिर अपन ने CO2 का ट्रांसपोर्ट देखा। जैसे आज एक सवाल आया था अभी बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का, तो बेटा NCERT की लाइन को मानना है। NCERT ने लिख रखा है कि 70% इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट्स, इसलिए बाइकार्बोनेट को आंसर देना है, उसमें कार्बोनिक एसिड आंसर नहीं देना है। अब यदि अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।
ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा, और ये समझ लिए ना तो मजा आ जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल लो, ये वाली चीज समझना बेटा और ढंग से। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, समझना इस वाली बात को। ये वाला ब्रेन का जो पार्ट है बेटा वो है मेडुला ओब्लांगेटा। ये वाला पार्ट क्या है बेटा? मेडुला ओब्लांगेटा। समझना, ये वाला पार्ट क्या है बेटा? मेडुला ओब्लांगेटा, MO। कौन है बेटा? MO। और ये MO मेडुला ओब्लांगेटा जो है, इसमें पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। शॉर्ट में याद करवा रहा हूं, जिससे क्या है NCERT की लाइनें ऐसी की ऐसी आपके दिमाग में चलेंगी। इसमें है बेटा RRC। क्या है बेटा? RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करता है। कौन है बेटा? RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है भैया? अपना जो श्वसन चल रहा है, जो रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीदिंग चल रहा है, उसका क्या करता है? कंट्रोल करता है। RRC कंट्रोल करता है इस रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन या आप ब्रीदिंग बोल दो, तो ब्रीदिंग जब बोलोगे तो भैया इसमें दो चीजें आ जाएंगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो देखना, एक चीज होगी जो भैया यहाँ पे अपने इंस्पायरेशन से रिलेटेड होगी। देखना, ब्रीदिंग में आपको पता हो तो इंस्पायरेशन, और दूसरा कौन सा होगा? एक्सपायरेशन। ठीक है, देखना एक चीज, ये कुछ भी याद ना करो तो ये वाली चीज जो मैं अब बता रहा हूं ये याद कर लेना, इंस्पायरेशन। इस मेडुला ओब्लांगेटा के पास में कौन होता है बेटा? पोन्स। कौन होता है? मेडुला ओब्लांगेटा। इधर कौन होता है? पोन्स। इस पोन्स में होता है बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन होता है बेटा? इसका भी शॉर्ट फॉर्म अपन वैसे ही ले रहे हैं, ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं नहीं, अपन ही ले रहे हैं, जिससे क्या है आपको चीजें ध्यान रहे। मैं ले रहा हूं भैया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, PC। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब आपको एक चीज बताऊं, वास्तव में RRC को हेड तो बना दिया, इस RRC को हेड तो बना दिया, लेकिन इसके कसम खूब सारे हैं भाई साहब, है ना? ये कर, ये कर, ये कर, ये वाली कहानी किसके साथ है? RRC बस नाम का ही मुखिया है। इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? PC का। एक अभी बताएंगे कीमियोस्मोटिक सेंटर का, है ना? ये वास्तव में PC क्या करता है बेटा? इस पे RRC को बोलता है। क्या करता है? RRC को बोलता है। इसका मतलब ये जो PC होता है इस RRC की एक्टिविटी को क्या कर सकता है? मॉडरेट कर सकता है। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? ये PC इस RRC की जो एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो RRC 6 बजे उठ के रात को 8 बजे सो रहा है, तो ये इसको कह सकता है 6 बजे नहीं 5 बजे उठ और शाम को 7 बजे सो। इसका मतलब उसकी चीजें क्या हो गई? मॉडरेट हो गई। तो इस RRC की जो भी इसका कंट्रोल जो चल रहा है, इसका जो रेगुलेशन जो चल रहा है ना, ये जो रेगुलेशन जो कर रहा है रेस्पिरेशन का, इसको मॉडरेट कौन कर सकता है बेटा? मॉडरेट
मॉडरेट कौन कर सकता है? पीसी इसको मॉडरेट कर सकता है। अब क्या मॉडरेट कर सकता है देखना, ये मॉडरेट ये कर सकता है कि ये इस इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन बढ़ा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो एक चीज बताना, इससे आगे क्या हो सकता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन जब बढ़ जाता है तो एक चीज बताना, जब इंस्पायरेशन का जब अपन टाइम बढ़ाएंगे तो जो रेस्पिरेटरी रेट होगी जो 12 से 16 तक थी, वो रेट क्या होगी भैया? घटेगी या बढ़ेगी? एक चीज बताना, सांस लेने में टाइम लग रहा था मान लो, उस टाइम को अपन बढ़ा दें तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। पहले कोई आदमी मान लो 12 टाइम्स ब्रीथ कर रहा था, ब्रीथ इन आउट कर रहा था, अब मान लो अपन ने इंस्पायरेशन का टाइम बढ़ा दिया तो भैया ब्रीदिंग का वो नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। एनसीईआरटी ने तो इतना ही कर रखा है, एनसीईआरटी ने तो कहानी क्या कर रखी है भैया, ये देखो, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। एक मिनट, सॉरी भाई, ये इसको क्या करता है? घटाता नहीं है, सॉरी इंक्रीज नहीं करता है बेटा, क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है इंस्पायरेशन का टाइम, टाइम डिक्रीज करता है तो भैया रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन रेट क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। कैसे? जब अपन इंस्पायरेशन सांस लेने का टाइम जब कम करेंगे तो जल्दी जल्दी सांस ली जाएगी। ऐसा ही काम इसके पास में एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं कीमियो ऑस्मेटिक सेंटर। किसके एडजेस्टेंट होता है? इसी मेडुला ओब्लागेटा में ही होता है, इसी मेडुला ओब्लागेटा में होता है और उसका नाम होता है कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर। क्या नाम होता है? कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर। कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर, ये भी कलेक्टर है। किसके पास में होता है? इस आरआरसी के पास में ही होता है। ये बस दो ही चीजों का ध्यान रखता है। कौन सी दो चीजों का ध्यान रखता है? CO2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन। CO2 की कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन। देखो अपनी बॉडी में O2 के लिए देखो हमेशा ध्यान रखा जाता है दुश्मन का, दोस्त का कम ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? दुश्मन का। तो दुश्मन जो है उस वाले दुश्मन अपनी बॉडी के कौन है? CO2 कंसंट्रेशन और H+ कंसंट्रेशन। जैसे ही CO2 कंसंट्रेशन और H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ते हैं, ये दोनों ही जब बढ़ते हैं तो भैया इफेक्ट किस पे पड़ता है? कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर पे। कीमियो ऑस्मोटिक किसको बोलता है भैया? आरआरसी को बोलता है। आरआरसी भैया फिर क्या करवाता है? आरआरसी क्या करवाता है? मॉडरेशन ऑफ रिदम, या ऐसा कर लो, मॉडरेशन वर्ड आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाए तो चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट, चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट। जिससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट में चेंज हो जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा भैया? इनका एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। कौन से दीज सब्सटेंसेस? CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन।
इनका एलिमिनेशन हो जाए। ये कैसे भी करता है। अब है क्या चीज़ ये, है ना, ये चीज़ क्या है, इसको एक बार समझो। मेडुला ओब्लागेटा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जिसका काम होता है आरआरसी होता है, जो रेस्पिरेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इंस्पायरेशन को एक्सपायरेशन को। मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो सारे चलेंगे तो नॉर्मल जो 12 से 16 जो कहानी चल रही है वो इसके अनुसार चलेगी। अब इसके जस्ट पास में ही मेडुला ओब्लागेटा के बाद में पोन्स होता है ब्रेन में। तो ब्रेन में एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है, इस आरआरसी को मॉडरेट कर सकता है। जब इधर से न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जब मॉडरेट करना होता है आरआरसी को, तो भैया यहाँ से क्या होता है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। कम होता है तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, वो भी अल्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। इधर से देखो, यही मेडुला ओब्लागेटा के पास में ही भैया कौन होता है, कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर होता है। ये कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर कब होता है भैया, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो कीमियो ऑस्मोटिक सेंटर भैया एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेशन पे किसको बोलता है, आरआरसी। आरआरसी क्या करता है, जो भी अपनी रेस्पिरेटरी रेट है उसमें चेंजेस करता है और ये कोशिश करता है कि ये CO2 निकल जाए शरीर से बाहर, ये सारे के सारे इनका क्या हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए। ठीक है, तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बताओ। देखें, जयेश कुमार लिख रहा है, सर ई लर्निंग केलम ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। पंकज सर ई लर्निंग केलम ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। नहीं आएगा बेटा, ये स्क्रीनशॉट बंद कर रखा है केलम ई लर्निंग ऐप पर। वो ऐप ही ऐसा है कि उस पर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। चिराग भी जुड़ा है, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ले लिया बेटा। अब मैंने बोला था ना कि भैया इसके एक की बेचारे के एक ही कसम नहीं होता, इसके कसम भी कितने हैं बेटा, खूब सारे हैं आरआरसी के। आरआरसी का एक कसम नहीं होता भैया। पहला तो कौन हो गया, ये इधर से पहले नंबर पे तो कौन हो गया, पीसी। सेकंड नंबर पे कौन हो गया, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। इसके भैया और भी होते हैं आरआरसी के। चौथे नंबर पे अरोटिक आर्च, और भैया आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें भी उसके भी रिसेप्टर्स होते हैं। वो भी किसका ध्यान रखते हैं, CO2 कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन का ध्यान रखते हैं। और वो भी फिर क्या करते हैं, इस आरआरसी को भैया फॉलो भेजते हैं। यदि CO2 कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन, CO2 न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेटा एक्टिवेट होता है जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई डिजीज पर्सन है या फिर कोई एक स्पेशल कंडीशन आ जाए जिसमें या फिर आप अचानक डर गए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मतलब है कि इसको मॉडरेट करना, जो नॉर्मल चल रही है। हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज़्यादा हो, अलग अलग स्पेशल कंडीशंस में एक्टिवेट हो सकता है। अचानक आप डर गए, है ना, तो रेस्पिरेशन को बढ़ाना है, जल्दी 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 करना है ना, तो वो खूब सारी कंडीशंस इसको अल्टर कर सकती हैं। अब इसको ऐड करो अपना CO2 कंसंट्रेशन, और इसके लिए भैया अब देखना, आपको इसको पूरा डायग्राम को समझने के लिए ये वाली चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। एरोटिक आर्च है ना, और कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर्स होते हैं।
तीसरे नंबर, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरे नंबर पे कौन होता है बेटा? रिसेप्टर्स इन aortic arch and carotid artery। तो ये तीसरे नंबर का हो गया। ये कब एक्टिवेट होता है? जब CO2 कंसंट्रेशन एंड H+ आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ जाए, इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाए तो भैया किस पे इफेक्ट पड़ता है? इस पे। और ये किस पे इफेक्ट डालता है? इस RRC पे। और फिर एडजस्टमेंट किए जाते हैं जिससे इनको क्या किया जा सके? बाहर निकाला जा सकते हैं ना। फर्दर एडजस्टमेंट किए जाते हैं जिनसे, जैसे ये यहाँ पे एलिमिनेशन किया जा रहा था, ऐसे ही एलिमिनेशन किया जा सके। अब ये डायग्राम आपका परफेक्ट है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि सर हमेशा अपने लिए जरूरी तो भैया O2 है, तो फिर अपन ध्यान किसका रख रहे हैं? CO2 का रख रहे हैं। बेटा दुश्मन का ध्यान रखा जाता है ना, CO2 का ध्यान रखा जाता है, O2 का ध्यान नहीं रखा जाता। ये वाला क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है, आज करना उस वाले क्वेश्चंस को, है ना। अब यहाँ यदि ये वाले में कंफ्यूजन हो, जैसे अभी मैं भी हो गया था, तो इसको ऐसा कर लो, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो रेस्पिरेशन रेट हमेशा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। NCERT ने तो लिख रखा है अल्ट हो जाएगी, लेकिन अपने को पता है कि इंस्पायरेशन की रेट यदि आप टाइम कम कर दोगे, है ना, तो भैया रेट हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये अब आपका परफेक्ट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे इसके डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद आशिफ बोल रहा है सर 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो गए क्या? बेटा बैच स्टार्ट हो गए, 2021 के लिए बैच स्टार्ट हुए, काफ़ी दिन हो गया भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? बेटा 2021 के लिए बैच स्टार्ट हुए, काफ़ी दिन हो गया। बायोलॉजी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन हो गया, केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा निकल गया, नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म। लेकिन जो ऑफलाइन बैचेज हैं, वो ऑफलाइन बैचेज 0 से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। 3-4 दिन हो गए स्टार्ट हुए। पहुंच जाना केलम में, ठीक है। ये समझ में आया है? समझ में आया है क्या? यदि समझ में नहीं आया तो ये वीडियो जब YouTube पे डले तो इन चीज़ों को दोबारा से देख लेना, है ना, ठीक है। देखिए कितनों के समझ में आया ये? देखिए एक बार यस सर या थम्स अप वगैरह कुछ बताओ, जिससे मुझे पता लगे कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर NCERT की लाइनें पढ़ना, देखिए आप लोगों के समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। इस रेगुलेशन के साथ में NCERT की लाइनें भी आनी चाहिए। जब नोट्स बनाओ तो इसके साथ NCERT की लाइनें भी लिखना। रोहन के समझ में आया है, अक्षय के समझ में आया है, आशीष के, दीपक, राजकुमार, राहुल, निर्जला समझ में आया है इनके। आया है बेटा? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना। वैसे एक बार यदि नॉर्मल वे में मैं और समझाऊं तो वास्तव में मेन कंट्रोल कौन करता है? RRC। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर नहीं होते एक तरीके से, इसके मतलब चिमटे भरने वाले होते हैं। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको बोलता है कि भैया ऐसा कर, केमियो ऑस्मोटिक सेंटर बोलता है ऐसा कर, रिसेप्टर बोलते हैं कि ऐसा कर। तो ये चेंजेस करता रहता है, इसके पास इनपुट्स आते रहते हैं इन 3 से, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है? RRC है और ये 3 आपको 1 2 3 ये याद करने हैं, ठीक है।
लीजेंड गुरु, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब अपन डिसऑर्डर्स तक आते हैं ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उनसे आते हैं। देखना भाई, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखना, सबसे पहला आता है बेटा अस्थमा। देखना बेटा, होता क्या है, जो भी अपनी ब्रोंकस और ब्रोंकाई है, देखना कौन सी, ये वाली, ये आपकी ब्रोंकस है ना, और ये आपकी आगे जाके अपन इनको क्या बोलने लग जाते हैं, आगे जाके अपन बोलने लगते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकियोल्स, देखना इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब समझना, इन्फ्लामेशन इन, इसमें देखना कहाँ, यहाँ ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ का इन्फ्लामेशन, जैसे इतना एरिया है कोई, अब मान लो ये इन्फ्लामेशन हो गया, तो भैया ये थोड़ा सा जैसे सूजन आई तो ये वाली चीज़ इधर से बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी, तो बीच का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ये सूज के भैया ऐसे हो गई, तो देखो ब्रोंकियोल्स में तो बहुत ही कम वो बचेगा, ब्रोंकियोल्स में तो डायामीटर बिल्कुल ही क्या बचेगा, कम बचेगा। तो इस वाले आदमी को हमेशा जब ये सांस लेगा तो इसको सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। पहले इतने वॉल्यूम से इतने डायामीटर से सांस ले रहा था, अब इसका एरिया कम हो गया, तो इस वाले आदमी को क्या होगी भैया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। अस्थमा में क्या होता है बेटा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू ब्रीदिंग, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से ये इसका डायामीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डायामीटर कम होगा तो आदमी को सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, है ना। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा। एक वर्ड आता है बेटा वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है जैसे कोई आदमी सांस ले तो सीटी बजे, है ना, उसको बोलते हैं वीजिंग। जैसे आपने देखा होगा अस्थमेटिक पेशेंट जब सांस लेते हैं तो एक वीज की साउंड आती है, मतलब सीटी की सी साउंड आती है, वो होती है वीजिंग। क्यों आई, क्योंकि ये एरिया, ये डायामीटर तो क्या बच गया, कम बच गया, है ना। इसीलिए भैया सबसे पहला है अस्थमा। लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात करेंगे बेटा, अगली बात करेंगे अपन एम्फाइसेमा की। ठीक है बेटा, अगली बात करते हैं एम्फाइसेमा। देखो एम्फाइसेमा की क्या कहानी है, देखना
ये वाली कहानी समझ लो एम्फाइसेमा नीट के पेपर सेटर के लिए वास्तव में सबसे प्यारा हमेशा क्वेश्चन रहा है। 17 में पूछ लिया, 18 में पूछ लिया, 19 में हमेशा एक ही आंसर जा रहा है। पता नहीं इसके साथ कैसे प्यार हो रखा है। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा में होता क्या है बेटा, ये देखना आप एक चीज समझना। फिर ये वाली मान लो ये आपकी ब्रोंक्यूल्स आ रही हैं, ये एल्वुलर डक्ट आ रही है। इसमें देखना ये वाली एक एल्वुलाई है, ये पास में मान लो दूसरी एल्वुलाई है, ये एक और एल्वुलाई है। अब एक इसमें दिक्कत क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब धीरे धीरे होता है। और हमेशा 2 बार तो इसमें आंसर आ गया सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसेमा जैसे सिगरेट पीने वाले लोगों में जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें भैया क्या होता है कि ये जो एल्वुलाई की वोल जो है, ये जो एल्वुलाई की वोल होती है ये ख़त्म हो जाती है, ये डैमेज हो जाती है। तो देखना ये एल्वुलाई की वोल जो डैमेज हो जाती है उस वजह से क्या होता है, देखना आप थोड़ा सा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। ये एल्वुलाई की ये वाली वोल डैमेज हो गई तो देखो सरफेस एरिया अपने आप ही कम हो जाएगा। देखना समझना, पहले ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया जो भी है ना। अब अपन ने क्या कर दी, एल्वुलाई की वोल डैमेज कर दी, एल्वियोलाई वोल क्या कर दी बेटा, डैमेज कर दी। तो देखना अब कहानी क्या हो जाएगी, ये बीच बीच में से मैंने ये डैमेज कर दी तो कहानी देखो क्या हो जाएगी, ये तीनों के तीनों ही एक हो जाएंगे। इसमें देखना हुआ क्या, पहले इतना सरफेस वैल्यू था, देखना इतना इतना इतना, अब हुआ क्या है, ये सारा अब तो सीधा का सीधा यही बचा। तो यहां सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, कम। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस वजह से कि ये वाली जो कहानी है, ये वाली वोल खत्म होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया जो कम हो जाता है इसकी वजह से उस आदमी को बाद में सांस लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो एम्फाइसेमा जो होता है ये होता है बेटा सिगरेट स्मोकिंग। किससे होता है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग का क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक का मतलब होता है एक साथ नहीं आता। एक्यूट डिजीज का मतलब होता है, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब समझो। एक्यूट का मतलब होता है कि कोई भी पोजीशन बॉडी में गया और हाथों हाथ उसके सिम्टम आ गए, उसको बोलते हैं एक्यूट। और क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे चलता रहना, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्रोनिक का मतलब होता है खतरनाक। भैया खतरनाक एक्यूट वाले होते हैं, कल ही मर जाएंगे अपन। क्रोनिक में मरने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखना यहाँ 2 वर्ड और सीख लो आप। एक्यूट हाथों हाथ जल्दी से, और क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे। क्रोनिक डिजीज क्रोनिक है, इसका मतलब डिजीज तो मारने वाली है लेकिन स्लो स्लो मारेगी। एक्यूट हो सकता है, एक्यूट का मतलब हो सकता है कि वो कल ही आए, लेकिन डेंजरस हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो वास्तव में एम्फाइसेमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। मेन बात ध्यान क्या रखनी है बेटा, एल्वुलाई की वोल क्या हो जाती हैं, एल्वुलाई वोल डैमेज हो जाती हैं, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात आई समझ में। ये वाला पहले इतना 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 सरफेस एरिया है, अब ये वाली चीज़ें मिक्स हो गई तो ये देखना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो गायब हो गया ना, ये वाला एरिया गायब हो गया, ये वाला एरिया गायब हो गया, है ना। इसको बिल्कुल सही बनाओ ना, उसमें आपको क्या है, थोड़ा सा सरफेस एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है तो सही बना देता हूँ। देखना ये वाला ऐसे है, ये वाला ये आ गया, है ना। ये वाला ऐसा है तो भैया ये वाला ऐसे आ गया, और भैया ये वाला इधर से आ रहा है, ये वाला इधर से आ गया। तो ये बीच का
बीच का ये वाला एरिया क्या हो गया भैया, गायब हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर लास्ट में बात करते हैं ऑक्यूपेशनल। श्री आई एम गोइंग, कहाँ गोइंग, लास्ट बची है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ORD। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है उस आदमी का कोई ऑक्यूपेशन है जिससे वो पैसे कमा के खाना खा रहा है, ऑक्यूपेशन। और रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित, रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता किनके है, देखना समझना इस वाली बात को। ये जो स्टोन ब्रेकिंग वाले या ग्राइंडिंग वाले जो होते हैं लोग, जहाँ पे डस्ट उड़ती है, तो वो डस्ट वो सांस लेगा तो किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। अब यार काफ़ी दिनों तक तो अपनी बॉडी उसके साथ क्या करती रहती है, डिफेंस मैकेनिज्म दिखाती रहती है ना, कि ठीक है यार चलो 4 दिन में नौकरी छोड़ देगा, चलो 5 दिन में छोड़ देगा, 10 दिन में छोड़ देगा। लेकिन यदि लॉन्ग एक्सपोजर होए, यदि उस डस्ट के साथ, कौन सी डस्ट, जो स्टोन टूटने से बनती है या ग्राइंडिंग से जो डस्ट बनती है, यदि वो कंटिन्यू लंग्स में जाती रहे तो भैया फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रस जो टिश्यू हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाते हैं। उससे आगे जाके वास्तव में सीरियस लंग डिजीजेज हो जाती हैं, वास्तव में लंग्स को सीरियस डैमेज होने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन बेटा, जो ग्राइंडिंग वाले, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, जो स्टोन तोड़ते हैं, स्टोन ब्रेकिंग वाले। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इसका मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और इससे क्या हो जाता है बेटा, इससे क्या हो जाता है, सीरियस लंग डैमेज। तो उस आदमी को क्या करनी चाहिए, ये ORD वाले जो आदमी होते हैं इनको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन वो लोग कैसे कर सकते हैं, वीयरिंग मास्क, कोरोना वाला मास्क नहीं, प्रोटेक्टिव मास्क, वियर प्रोटेक्टिव मास्क, कोरोना वाला नहीं, उनकी वो बचा सके। इसके साथ ही NCERT का भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ख़त्म होता है। आपके फिजिक्स वाले सर काफ़ी देर हो गए आए हुए, लेकिन अपने को चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट करना था, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। तो सोनू 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 कह रहा है सर आई एम गोइंग, कित्थे जा रहे हो से भाया, मेरे कित्थे जा रहे हो से भाया। ठीक है, आज का रेस्पिरेशन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ देखें। और कल आगे स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्लस कल थोड़ा सा आपको क्या है, पहले क्वेश्चनरीज करवाएंगे, है ना, क्वेश्चन करवाएंगे रेस्पिरेशन के। फिर उसमें देखिए आप लोगों ने क्या गेन किया है, कल क्वेश्चन करवाएंगे भैया,
बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया है मतलब आप लोगों के। अरे एम्फीबोलिक पाथवे बेटा, जो रेस्पिरेशन है, प्लांट फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन है, उसके एंड में जाके देखना एम्फीबोलिक पाथवे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे जाके ग्लाइकोलाइसिस में ज्वाइन होते हैं, उसी को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। जितेंद्र यस सर, राजकुमार वेरी गुड, चिराग यस सर। ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन वाली कहानी ख़त्म होती है। चलो ठीक है बेटा, अपनी क्लास को ओवर करते हैं। लगभग 5 मिनट में आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके भैया, बाय।